दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बूस्टर सेशन। और इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडक्शन मशीन के क्वेश्चंस। इंडक्शन मशीन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये 9th लेक्चर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। मतलब 8 लेक्चर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने पहले 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे जाके देखिए सबसे पहले, और मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ। जो इंडक्शन मोटर की शाफ्ट होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो ये बनी होती है माइल्ड स्टील की, याद रखिएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि माइल्ड स्टील किसे बोलते हैं, तो माइल्ड स्टील बोलते हैं कार्बन स्टील को, राइट। कार्बन स्टील विथ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन या लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसे बोला जाता है माइल्ड स्टील। दोनों एक ही है। अगर हम लेस कार्बन, लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन यूज कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है माइल्ड स्टील। एक और क्वेश्चन स्टार्ट से आपको पूछा जा सकता है कि जो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट है वो कैसा होता है? हॉलो होता है, स्टिफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, या इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो शाफ्ट है वो इंडक्शन मोटर का कैसा होता है? स्टिफ होता है, राइट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि स्टिफ का मतलब क्या होता है, तो स्टिफ का मतलब होता है कठोर, अगर हिंदी में हम देखें तो, राइट। आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे, एक मिलेगा हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खोखला, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बेंड हो जाएगा बार बार। तो इसीलिए ये शाफ्ट जो होता है इंडक्शन मोटर का वो कैसा होता है? स्टिफ होता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि स्मॉलर एयर गैप इन इंडक्शन मोटर रिजल्ट्स इन। अगर किसी भी इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है वो स्मॉल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्रॉलिंग कम हो जाएगा, कॉगिंग कम हो जाएगा, या जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कम हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, जो क्रॉलिंग है वो किस पे डिपेंड करता है? वो हार्मोनिक्स पे डिपेंड करता है। हार्मोनिक्स पे डिपेंड करता है ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो हार्मोनिक्स पे डिपेंड करती है, रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनिक। अगर हम कॉगिंग की बात करें तो कॉगिंग ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ स्लॉट्स पे, पोजीशन ऑफ रोटर एंड स्टेटर स्लॉट्स, इस पे डिपेंड करता है क्या? हमारा कॉगिंग। बट बचा क्या हमारे पास? नन और रिड्यूस मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट, रिड्यूस मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी द राइट आंसर। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कैसे। तो देखिए, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में जो फ्लक्स होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। और इंडक्शन मोटर क्या है? इंडक्शन मोटर को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन मोटर इज नथिंग बट जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर। इंडक्शन मोटर हमारा जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर है। मतलब यहां पे अगर हम फ्लक्स को कांस्टेंट लेते हैं और एयर गैप हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एयर गैप का जो रिलक्टेंस है वो ज्यादा होता है। अगर एयर गैप कम हो रहा है तो रिलक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम। और अगर हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो इस एमएमएफ को भी क्या करना पड़ेगा? कम। अब देखिए एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि एमएमएफ कौन जनरेट करता है? मैग्नेटाइजिंग करंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स, हमारा एमएमएफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो या तो नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज कर दीजिए या मैग्नेटाइजिंग करंट को। अब एक बार मशीन बन गई तो नंबर ऑफ टर्न्स को तो बहुत मुश्किल होगा कम करना, तो जो मशीन है वो अपने आप मैग्नेटाइजिंग करंट को कम कर लेती है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछ ले कि अगर हम एयर गैप को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? इस क्वेश्चन में तो स्मॉलर एयर गैप पूछा जा रहा है, बट अगर लार्जर एयर गैप पूछता तो क्या होता? जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती वो इंक्रीज हो जाती। बट पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता? पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता? हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आई म्यू अपॉन आई डब्ल्यू। यहां पे क्या हो रहा है?
मैग्नेटाइजिंग करंट अगर हम लार्जर एयर गैप रखते तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होने की वजह से पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज हो जाता, और अगर पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। तो हायर एयर गैप के केस में पावर फैक्टर डिक्रीज होता है, और लोअर एयर गैप के केस में, इस केस में जो पावर फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हुआ तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। देखिए ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स, मतलब हमें स्टेटर की स्पीड में से रोटर फ्लक्स की जो स्पीड है उसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फ्लक्स, राइट। तो स्टेटर, सॉरी यहाँ पे स्टेटर फ्लक्स नहीं बोला गया है, स्टेटर बोला गया है। तो क्या स्टेटर रोटेट करता है, नहीं करता। स्टेटर की स्पीड होती है 0, तो 0 माइनस रोटर फ्लक्स की स्पीड। रोटर फ्लक्स की स्पीड कितनी होती है, ns, सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, माइनस ns। सो दिस विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता, यहां फ्लक्स की जगह फ्लक्सस कर देता, क्वेश्चन क्या बन जाता आपका, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्सेस। फ्लक्सेस का मतलब यहां पे भी स्टेटर फ्लक्स की बात की जा रही है, मतलब स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स दोनों की बात की जा रही है, इसीलिए यहां पे ये फ्लक्सेस अगर कर देता तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता, रिलेटिव स्पीड हो जाता हमारा स्टेटर फ्लक्स माइनस रोटर फ्लक्स की स्पीड। तो स्टेटर फ्लक्स की जो स्पीड होती है वो भी सिंक्रोनस स्पीड होती है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर फ्लक्स, मतलब माइनस रोटर फ्लक्स की भी ns होती है। तो तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता, 0। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स दिया गया है तो ये आंसर हो जाएगा, स्टेटर एंड रोटर फ्लक्सेस दिया गया है तो ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में हम नॉर्मली एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी को कम रखते हैं, क्यों। चलिए देखते हैं। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया तो एक बार हमने मशीन को बना दिया वो तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्लक्स डेंसिटी को हमने कम कर दिया। फ्लक्स डेंसिटी को कम किया, एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब मुझे बताइए फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो फ्लक्स रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई, फ्लक्स की जरूरत कम हो गई। अब फ्लक्स जनरेट कौन करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब फ्लक्स की जरूरत कम हो गई तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम हो गई। पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, tan इनवर्स मैग्नेटाइजिंग करंट अपॉन वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। ये मैं सॉरी ट्रांसफार्मर में पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो गई। मैग्नेटाइजिंग करंट कम हुई तो पावर फैक्टर एंगल कम हो गया, और पावर फैक्टर एंगल कम हुआ तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट। इसे हम फेजर डायग्राम से भी कर सकते हैं, कैसे, मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है वो क्या है, जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम से फटाक से देख लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वोल्टेज, वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, फ्लक्स। फ्लक्स को कौन जनरेट करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स हमेशा क्या होती है, फेज में। और वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट यानी कि कोर लॉस वाला करंट हमेशा वोल्टेज के साथ क्या होता है, फेज में। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट लेते हैं तो ये हमें दे देता है क्या, नो लोड करंट आई नॉट, और ये वाला जो होता है वो होता है पावर फैक्टर एंगल। अब देखिए यहां से कैसे सॉल्व करना है।
यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम हो गई। मतलब पहले आई म्यू यहाँ पे था, अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे जा रहा है। मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट कम हो गई, मतलब आई म्यू अब यहाँ पे आ गया। मतलब अब रिजल्टेंट इनके बीच में बन जाएगा, तो अब आई नॉट ये हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर एंगल ये हो जाएगा। पहले ये वाला था पावर फैक्टर एंगल, अब ये हो गया। ध्यान से देखिए, पावर फैक्टर एंगल कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पावर फैक्टर इंक्रीज हो गया। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड एट विच, सिंक्रोनस स्पीड किस स्पीड को बोला जाता है। तो ये देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जो भी एमएमएफ स्टेटर ने जनरेट किया है वही हमारा प्राइमरली क्या हम उसे लेते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। और हमेशा याद रखिएगा, स्टेटर एमएमएफ सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करता है, एनएस स्पीड पे रोटेट करता है। वैसे रोटर एमएमएफ भी एनएस स्पीड पे रोटेट करता है, बट हम इसे बेस मानते हैं। जो हमारा स्टेटर एमएमएफ की स्पीड है उसे हम रेफरेंस लेते हैं, एनएस, राइट। तो स्टेटर एमएमएफ जिस भी स्पीड से रोटेट कर रहा है उसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब ध्यान दीजिए, ये सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, 120 एफ अपॉन पी, राइट। मतलब सिंक्रोनस स्पीड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हम कितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं और उसमें पोल्स कितने, उस पर डिपेंड कर रहा है स्टेटर एमएमएफ की स्पीड। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था। यहां पे आपसे रिलेटिव स्पीड पूछी जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड किसकी किसकी, रोटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। तो रोटर स्पीड माइनस स्टेटर एमएमएफ, तो स्टेटर एमएमएफ स्पीड। कैसे सॉल्व करना है, रोटर किस स्पीड से रोटेट करता है, एनआर। स्टेटर किस स्पीड से रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड, एनएस। तो एनआर माइनस एनएस, ऑप्शन ए। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दे सकता है, कैसे, हम जानते हैं रोटर की स्पीड क्या होती है, वी नो दैट रोटर स्पीड इज इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एनआर की जगह हमने रख दिया एनएस 1 माइनस एस, और माइनस एनएस पहले से है, तो एनएस माइनस एस एनएस माइनस एनएस। तो एनएस से एनएस कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल रहा है, माइनस एस एनएस। तो अगर ऑप्शन में माइनस एस एनएस दिया गया होता इन प्लेस ऑफ एनआर माइनस एनएस, तो आप फंस जाते फिर। तो इसीलिए एक ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, रिलेटिव। आप फॉर्मूला बिल्कुल भी याद मत रखिए, आप सीधे निकाल लीजिए। मान लीजिए एक और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, दूसरा बता के कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगर आपसे पूछ ले फाइंड स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो देखिए हमें क्या बोला जा रहा है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर एमएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकाल लेंगे, रोटर एमएमएफ हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो माइनस रोटर की स्पीड दैट इज एनआर। तो एनएस माइनस एनआर, आपका एक आंसर हो गया। यहां से आप क्या सॉल्व कर सकते हो, एनआर की वैल्यू क्या होती है, एनएस 1 माइनस एस। तो ये हो जाएगा एनएस माइनस एनएस प्लस एस एनएस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से एक और
वैल्यू आपकी मिल गई एस एन एस। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को रिलेटिव स्पीड वाले सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट विल हैपन टू स्टार्टिंग टॉर्क एंड एफिशिएंसी इफ द रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। आपसे क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर तो मिल गया कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए रोटर रेजिस्टेंस को लगाने की वजह से क्या होता है, रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है R2। अब रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाता है। आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ रहा है मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क तो इंक्रीज हुआ बट जो एफिशिएंसी है वो हमारी कम हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर द रेशियो ऑफ कॉपर लॉस टू रोटर पावर इनपुट इज। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन बताऊंगा, ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलिए तो देखिए, रोटर पावर इनपुट रेशियो रोटर लॉस रेशियो रोटर आउटपुट, ये क्या होता है 1:, स्लिप इज टू 1-s। हमें क्या क्या रिलेशन पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर लॉस यानी रोटर लॉस अपॉन रोटर पावर इनपुट। हमसे पूछा जा रहा है रोटर लॉस अपॉन रोटर पावर इनपुट। तो रोटर लॉस अपॉन रोटर पावर इनपुट, रोटर लॉस की जगह क्या दिया गया है S, रोटर इनपुट पावर की जगह क्या दिया गया है 1, तो यह आ गया स्लिप। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यही अगर आपसे पूछ लिया जाता कि रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट का जो वैल्यू है वो बताइए, तो क्या हो जाता, रोटर आउटपुट क्या दिया गया उसकी जगह पे 1-s अपॉन रोटर इनपुट क्या दिया गया है 1, तो ये 1-s हो जाता आपका राइट आंसर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में भी आपने पढ़ा होगा एक ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है, ये मैंने करवाया हुआ है तो आप देख सकते हो। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इंडक्शन मोटर के केस में किसके सिमिलर होता है अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें। मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी स्टैटिक होता है, रोटेट नहीं करता। इंडक्शन मोटर का जो सेकेंडरी है यानी कि रोटर, वो रोटेट करता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इन इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू, रोटर को ब्लॉक किया हुआ है यानी कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हमने शॉर्ट किया हुआ है। सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज राइट आंसर। एक और क्वेश्चन अगर यहाँ से आपसे बनता है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो नॉर्मली किस टाइप के मोटर पे कंडक्ट किया जाता है, स्लिप रिंग पे या वाउंड रोटर पे। ओपन सर्किट टेस्ट नॉर्मली हम कंडक्ट करते हैं किस पे, स्लिप रिंग और वाउंड रोटर दोनों पे। स्लिप रिंग और वाउंड रोटर दोनों के केस में ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में किसकी वजह से होती है। तो सबसे पहली बात, जो क्रॉलिंग होती है वो हार्मोनिक्स की वजह से होती है। और इसमें भी कौन से हार्मोनिक का ज्यादा इफेक्ट होता है, तो अगर आपसे पूछे कि क्रॉलिंग के दौरान किस हार्मोनिक का ज्यादा इफेक्ट होता है तो आप क्या बताओगे, सेवेंथ हार्मोनिक का, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रॉलिंग के केस में जो मोटर है उसकी स्पीड लगभग कितनी होती है, तो ये होती है लगभग ns/7।
सिंक्रोनस स्पीड डिवाइडेड बाई 7 इसकी स्पीड हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। अब ये तो पता चल गया कि आपका जो क्रॉलिंग है वो हार्मोनिक्स की वजह से हो रहा है, बट यहाँ पे दो तरह के हार्मोनिक्स मैंने आपको पढ़ाया है, टाइम हार्मोनिक्स और स्पेस हार्मोनिक। तो आपको यहाँ से बताना है ये क्रॉलिंग होती है किसकी वजह से, तो ये होती है स्पेस हार्मोनिक की वजह से, राइट। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो फिफ्थ हार्मोनिक है इंडक्शन मोटर के केस में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉरवर्ड टॉर्क, रिवर्स टॉर्क, नो टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क? तो देखिए जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो हमेशा रिवर्स टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं बता देता हूं कैसे पता करते हैं कि कौन सा हार्मोनिक फॉरवर्ड टॉर्क लगाएगा, कौन सा हार्मोनिक रिवर्स टॉर्क लगाएगा। तो देखिए एक हार्मोनिक का जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है वो होता है 6k प्लस माइनस 1। अगर हमें फिफ्थ हार्मोनिक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू को 1 पुट करना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा हमें, 6 प्लस माइनस 1। तो अब यहां से दो वैल्यूज आपको मिल रही है, एक 6 प्लस 1, एक 6 माइनस 1। 6 प्लस 1 क्या हो जाता है, 7। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेवेंथ हार्मोनिक को। 6 माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिफ्थ हार्मोनिक को। तो देखिए अगर आपको शॉर्टकट में पता करना हो तो देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब जो सेवेंथ हार्मोनिक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। यहाँ पे माइनस आ रहा है फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। इसका एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग बोलोगे ये एग्जाम खत्म हो जाता है जेई वाला, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब गेट एससी के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क है, मुझे बताइए कि जो 83rd हार्मोनिक है वो किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, रिवर्स या फॉरवर्ड? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि रोटर बार को आपने देखा होगा हम लोग स्क्यू करते हैं, जिसे बोलते हैं स्क्यूइंग। तो वो क्यों हम करते हैं स्क्यूइंग? क्योंकि जो स्क्यूइंग है वो स्पेस हार्मोनिक को क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है इन डबल केज इंडक्शन मोटर द रेजिस्टेंस ऑफ अपर केज विथ रिस्पेक्ट टू इनर केज। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास डबल केज इंडक्शन मोटर है, ये है अपर केज, ये है लोअर केज या इनर केज बोल दीजिए इसे। ये मान लीजिए ये है हमारी इनर केज। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, अपर केज वाले का या लोअर केज वाले का? तो हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो अपर केज वाले का ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस अपर केज वाले का ज्यादा होता है, इनर केज वाले का रेजिस्टेंस कम होता है। और जो रिएक्टेंस है, राइट, जो रिएक्टेंस है वो अपर केज वाले का कम होता है, इनर केज वाले का ज्यादा होता है। इसीलिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब आपसे अगर पूछे कि स्टार्टिंग के समय जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो करंट है वो ज्यादा से ज्यादा करंट अपर केज में जाएगा या इनर केज में जाएगा? तो देखिए जो इंडक्टेंस है अगर वो किसी भी केज का ज्यादा है तो वो सडन चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। इनर केज का रिएक्टेंस ज्यादा है मतलब वो सडनली करंट को इनर केज में फ्लो नहीं होने देगा। इसीलिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ज्यादा से ज्यादा करंट अपर केज में होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जब मशीन हमारी स्पीड पकड़ लेती है तो ज्यादा से ज्यादा करंट इनर केज में चला जाता है, जिससे स्टार्टिंग में हमें स्टार्टिंग टॉर्क तो ज्यादा मिलता है क्योंकि स्टार्टिंग करंट अपर केस से फ्लो हो रही है और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज्यादा मिल रहा है। और रनिंग केस में क्या होता है, जो ज्यादा ज्यादा करंट है वो इनर केज में फ्लो होने लगती है, रेजिस्टेंस कम है तो हमारी एफिशिएंसी कम नहीं होती, जो कि लॉस हमें मिल रहा था। राइट, ये समझ में आ रहा है? तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपने 10th लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।